जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम बायोकेमिस्ट्री यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है एंजाइम और इस चैप्टर से जो भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से जो है टोटल 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे बीटी यूपी 2023 एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो देखिए फार्मेसी पॉइंट टैब पे 1 अप्रैल से जो है वो क्लासेस चलनी शुरू हो गई हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और ये सभी जो क्लासेज हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में जो है वो कराई जा रही हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एग्जाम जो है वो इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं ताकि उनका जो है अच्छी तैयारी हो सके, इसके लिए जो है इस कोर्स को लाया गया है। और इस कोर्स में जो है अभी तक 50% जो आपका सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनका आंसर राइटिंग जो है वो कराया जाता है ताकि आप कम समय में अपनी तैयारी कर सकें, सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड हो सके। ठीक है, और इसी कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन के बाद आपको एग्जिट एग्जाम की भी जो है इसी कोर्स में आपको तैयारी कराई जाएगी। अलग से आपको किसी और कोर्स में ज्वाइन नहीं करना होगा। इसी कोर्स में जो है आपको एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपको इसी कोर्स में एग्जिट एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस कोर्स को जो है ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है बीटी यूपी 2023 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को परिभाषित करिए, डिफाइन एंजाइम, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। मतलब जो आपका एंजाइम्स है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बीटी यूपी 2023 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जो है वो हम यहाँ पे आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है वो है डिफाइन एंजाइम्स। एंजाइम्स को परिभाषित करिए और उनका क्लासिफिकेशन लिखिए। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम 5 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 2024 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है, गिव द थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन बीटी यूपी 2023 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी जो है आज की इस वीडियो क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपसे इस चैप्टर से बन सकता है, राइट ए नोट ऑन एक्शन ऑफ एंजाइम्स इनहिबिटर। एंजाइम्स इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, ये भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ नोट चाहते हैं, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है सबसे पहले हेडिंग डालना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, अधिकांश एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो शरीर में मेटाबॉलिज्म की गति को बढ़ाते हैं और एमिनो एसिड के बने होते हैं। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उन रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और जो आपके प्रोटीन होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो कि शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय की गति को जो है ये स्पीड अप करते हैं।
उसकी गति को बढ़ाते हैं और अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटालिस्ट होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे बहुत सारे उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। वो क्या करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं, उसकी गति को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जैविक उत्प्रेरक बायो कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है तेज करके बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक प्रक्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। और एंजाइम शब्द, ठीक है, एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो कुहने ने किया था। ठीक है, एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है कुहने ने 1878 में किया था। और अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन नहीं होते हैं। इसी वजह से हमने क्या लिखा था कि अधिकांश एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन है, 99.9%। ठीक है, 99.9% जो आपके एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन नहीं होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका नीट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा एंजाइम से जो कि प्रोटीन नहीं होता है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो राइबोजाइम्स था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो एंजाइम्स के बारे में टोटल हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। यही आपकी एंजाइम की डिफिनीशन है। या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम्स को परिभाषित करिए, तो आप अगर यही 4 लाइन लिख देंगे तो वो आपका एंजाइम्स की परिभाषा हो जाएगा या फिर एंजाइम्स क्या है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले इसके अगले हेडिंग पे, और ये है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स के एक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, एंजाइम्स की क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी को बहुत सारे कारक फैक्टर प्रभावित करते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला फैक्टर्स है एंजाइम्स की सांद्रता। एंजाइम्स की जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, उसकी मात्रा कितना है। ठीक है, अगला है सबस्ट्रेट की सांद्रता। ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट है यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि यहाँ पर एंजाइम्स के साथ में जो है ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर एंजाइम काम करने वाला, उसकी कितनी मात्रा, उसकी कितनी सांद्रता है। तापमान का प्रभाव, पीएच का प्रभाव, प्रकाश और रेडिएशन का प्रभाव। हम यहाँ पे 5 फैक्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका एंजाइम की सांद्रता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सांद्रता। तो हमने इसमें क्या लिखा है, तो देखिए एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ता है। यह वेग तब तक बढ़ता है जब तक एंजाइम्स के लिए अभिकर्मक यानी कि सबस्ट्रेट उपलब्ध रहता है। और जब अभिकर्मक खत्म हो जाता है तो एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ाने पर भी जो है वो वेग नहीं बढ़ेगा। और इस ग्राफ को आप जरूर से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है आपका एंजाइम कंसंट्रेशन और इस वाले पॉइंट पे आप ड्रॉ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो इसका ग्राफ है वो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो आप जैसे जैसे आप एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एंजाइम्स की मात्रा बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका बढ़ते चला जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारे सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाएंगे और उसके बाद जो है आप एंजाइम्स की कितनी भी मात्रा बढ़ाइए, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा, रासायनिक क्रिया का जो वेग है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को भी जो है आप इसके आंसर में जो है आप जरूर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका अभिकर्मक की सांद्रता। अभिकर्मक ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर जो है वो आपका एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, तो अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाने पर रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ता है। यह वेग तब तक बढ़ता है जब तक सभी अभिकर्मक एंजाइम से जुड़ नहीं जाते हैं। जब सभी एंजाइम्स प्रयोग हो जाएंगे तो अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाने पर भी जो है वो वेग नहीं बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं जो है आपको यहाँ पे रटना है। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में बड़े आराम से लिख लीजिए, सही से हेडिंग डालिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको लिखिए। ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह जो है आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो है वो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। आप सेम ग्राफ जो है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह आप यहाँ पे ग्राफ जो है आप इसमें पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एंजाइम का एक्शन। तो आप जैसे जैसे जो है यहाँ पर अभिकर्मक की सांद्रता को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और एक सीमा आने के बाद जो है ये आपका फिक्स हो जाएगा। इस तरह जो है आप यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। चलिए अगला आपका जो आपके पर फैक्टर है वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। ठीक है, चलिए तो हमने क्या लिखा है, तापमान एक सीमा तक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उसके बाद ये घटने लगता है। देखिए आपको पता है जो भी आपके एंजाइम्स हैं, अधिकांश एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रोटीन्स जो हैं वो टूटने लगते हैं, उनका डीनेचुरेशन होने लगता है, अमाइनो एसिड जो है वो अलग अलग होने लगते हैं और जो आपका एंजाइम होगा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिस तापमान पर एंजाइम्स सबसे अधिक सक्रिय होता है उसे ऑप्टिमल टेम्परेचर कहा जाता है। अधिकांश एंजाइम्स के लिए यह 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे अधिक तापमान पर एंजाइम्स नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके एंजाइम्स हैं इनकी सबसे अधिक एक्टिविटी जो है वो हमें 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो हमें देखने को मिलती है और इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इस तरह जो है आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिल रहा है। नीचे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। आप टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ता चला जाएगा, एक पॉइंट तक ये आपका बढ़ेगा, उसके बाद जो है ये आपका घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जिस टेम्परेचर पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होगा उसे क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तापमान का जो प्रभाव है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए चलते हैं अगले फैक्टर पे जो कि है आपका है पीएच का प्रभाव। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, अधिकांश एंजाइम्स अपनी अधिकतम क्रियाशीलता पीएच 6 से लेके 8 तक ही दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो आपका पीएच होता है इससे हम यहाँ पर एसिडिक और बेसिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम को जो है हम उसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, हम उसका माप सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पर एंजाइम्स हैं इनकी अधिकतम एक्टिविटी जो है वो पीएच 6 से लेके 8 के बीच में जो है वो होती है। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं जैसे कि आपका पेप्सिन एंजाइम हो गया, ये पीएच 1 से 2 तक जो है ये अधिक एक्टिव होता है, अधिक जो है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्टिव होता है, इसका क्रियाशीलता जो है वो पीएच 1 से लेकर 2 तक जो है वो यहाँ पर बहुत अधिक होती है। मतलब ये जो आपका एंजाइम है वो आपका अम्लीय माध्यम में जो है वो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, जिस पीएच पर एंजाइम सबसे अधिक क्रियाशील होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जो है ऑप्टिमल पीएच कहा जाता है। ठीक है, कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। तो पीएच का जो प्रभाव है इस फैक्टर के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे, प्रकाश और रेडिएशन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए एंजाइम्स को अल्ट्रावायलेट, बीटा, गामा, एक्स किरणों के संपर्क में लाने पर अधिकांश एंजाइम पेरोक्साइड बनने की वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। बीटीयूपी 2023 एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है बीटीयूपी 2023 एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर का। उसको सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर का हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिफाइन एंजाइम्स, एंजाइम्स को परिभाषित करिए और एंजाइम का क्लासिफिकेशन लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्चर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी जो है वो हम यहाँ पे आंसर राइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करना है, आपको एंजाइम हेडिंग डालना है और एंजाइम के बारे में लिख देना है। तो एंजाइम के बारे में हमने क्या पढ़ा है, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म की गति को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को गति देते हैं या फिर उसकी गति को बढ़ाते हैं और अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक बायो कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं उनको तेज करके जैविक प्रक्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एंजाइम शब्द को सबसे पहले कुहने ने 1878 में प्रयोग किया था। ठीक है, इतना अगर आप यहाँ पर इतना लिख देंगे तो एंजाइम्स का जो है डिफिनीशन हो जाएगा कि एंजाइम क्या है और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको एंजाइम्स के बारे में पता है। ठीक है, चलिए
अगली हेडिंग हमारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो अपने आंसर शीट पे जो है हमने यहाँ पर अगली हेडिंग डाली है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, और इसमें हमने क्या लिखा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स का वर्गीकरण 6 भागों में किया है, जो कि निम्नलिखित है। और इसका ट्रिक है OTHLIL। आप इस चीज को याद कर लेंगे, OTH लिल, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। O से क्या होगा, O से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, T से ट्रांसफरेज, H से हाइड्रोलाइसेज, L से लाइसेज, ठीक है, I से आइसोमरेजेस, और आपका L से हो जाएगा लाइगेजेस। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे। इस ट्रिक को याद करने से जो है आप इसको पॉइंट वाइज लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इन सभी एंजाइम्स के बारे में हम एक एक लाइन लिख देते हैं और साथ में उनका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। तो पहला है आपका ऑक्सीडो, ठीक है, पहला आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो है ये शामिल होते हैं। एग्जाम्पल से इसका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अगला है आपका ट्रांसफरेज, बिल्कुल नाम से क्लियर है, ये किसी का ट्रांसफर करता होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम्स अभिक्रिया में कार्यात्मक ग्रुप, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको ये ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल्स है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो इनके नाम से आप इनका कार्य लिख दीजिए और एग्जाम्पल जो है वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जाम्पल है आपका हेक्सोकाइनेज। अगला है आपका हाइड्रोलाइसेज। ठीक है, हाइड्रो मतलब ये जो है हाइड्रोलिसिस करते होंगे, तो ये अभिक्रिया में जल को जोड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं और इनसे क्या होता है, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस होता है। एग्जाम्पल है लाइपेज। ठीक है, अगला है आपका लाइसेजेज। ठीक है, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अभिक्रिया में कुछ खास बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि अभिक्रिया में कुछ खास बॉन्ड, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को जो है ये तोड़ते हैं, जिससे कि डबल बॉन्ड बनती है। और इसका एग्जाम्पल है एल्डोलेजेज। ठीक है, एल्डोलेजेज जो है वो आपका लाइसेज एंजाइम का एग्जाम्पल है। अगला एंजाइम है आपका आइसोमरेज। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म की जो भी रिएक्शन होती है उसमें शामिल होते हैं। तो ये वे एंजाइम हैं जो कि आइसोमेरिज्म की अभिक्रियाओं में शामिल होते हैं, जैसे कि आपका रेटिनोल आइसोमरेज हो गया। ठीक है, अगला एंजाइम है आपका लाइगेजेस। ठीक है, तो ये आपके ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि सक्सीनेट थायोकाइनेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग जो है वो हमने कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एंजाइम्स क्या है और एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन लिखिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ठीक इसी तरह फार्मेसी पॉइंट ऐप पे सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कराए जाते हैं, साथ में उनकी PDF आपको दी जाती है। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गिव द थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल जो है इनका महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है बीमारियों को पहचानने के लिए या फिर बीमारियों को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, तो हमने लिखा है कि प्लाज्मा और सीरम में बहुत सारे एंजाइम्स की जांच करके बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जाता है। बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका प्रयोग करके रोगों को ठीक किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखने शुरू कर दिए हैं। पहला है आपका ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनडाइजेशन यानी कि अपच के उपचार के लिए पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइपेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस के बारे में लिख रहे हैं। एस्पार्जिनेज एंजाइम का प्रयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोलाजिनेज एंजाइम का प्रयोग स्किन अल्सर के उपचार में होता है। लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग एंटीबायोटिक्स में किया जाता है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग एंटीवायरल दवाएं बनाने में किया जाता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम के बढ़े स्तर से एक्यूट पैनक्रियाटिटिस बीमारी का पता चलता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से हार्ट अटैक, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ल्यूकीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का पता चलता है।
एसिड फास्फेटेज एंजाइम प्रोस्टेट कैंसर होने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का पूछा गया था, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको 3 नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा कि एंजाइम्स के जो हैं थेराप्यूटिक इसके, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है और इसके फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम कार्य कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस करना जो है वो एंजाइम्स का मुख्य कार्य, हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म की केमिकल रिएक्शन हो रही है ये इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। ये पावरफुल कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, तो किसी अभिकर्मक को अभिक्रिया में जाने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है जिसे कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास अभिकर्मक है, अगर उससे कोई यहाँ पर, ठीक है, अगर उससे कोई यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, उससे जो है उसमें यहाँ पर कोई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होनी है, तो इसके लिए जो है उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, मिनिमम जो है उसको एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और ये अभिक्रिया के वेग को जो है बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम काम कैसे करते हैं, इसको लेके इंपॉर्टेंट 2 मॉडल हैं और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स सबसे पहले सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के माध्यम से जुड़ता है। एंजाइम जो है वो सबसे पहले सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के माध्यम से जुड़ता है। जो आपका एक्टिव साइट होता है ये जो है वो आपका एंजाइम्स में पाया जाता है। तो एक्टिव साइट क्या है, तो एक्टिव साइट एंजाइम में पाई जाने वाली वह जगह होती है जहाँ पे कि जो है सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है। ठीक है, तो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट के माध्यम से जुड़ता है और एक अस्थायी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है आगे चलकर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को जो है आप अपने कॉपी में लिखेंगे E+S। ई क्या है, ई है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जुड़े, ES कॉम्प्लेक्स बना और इस जो है इससे क्या बना, एंजाइम अलग हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो देखिए एंजाइम्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए, एंजाइम्स के एक्शन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है 2 मॉडल है। पहला है आपका फिशर का ताला चाबी मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, जिसके अनुसार, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका कहना यह है कि जो आपका एंजाइम है वो क्या है, ताला है। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार एंजाइम क्या है, ताला है और सबस्ट्रेट जो है वो उसकी चाबी है, की है। ठीक है, इनके अनुसार एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होता है, कठोर होता है। ठीक है, इनके अनुसार ये है कि जो आपका एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है वो क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। और यहाँ पे एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है वो आपका ताला है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, केवल सही आकार की जो आपकी चाबी है वही जो है, ठीक है, केवल सही आकार की चाबी जो कि आपका सबस्ट्रेट है वही की होल में प्रवेश करती है जो कि ताले की एक्टिव साइट है। तो ताला क्या है, ताला आपका एंजाइम है और इस ताले का एक्टिव साइट क्या है, वो है आपका की होल। ठीक है, तो अगर सही शेप का अगर आपके पास चाबी होगा जो कि उसी ताले के लिए बना होगा, वही जो है वो उसमें एंटर कर पाएगा और ताले को खोल पाएगा। अन्य चाबियां जो कि बहुत अधिक छोटी हैं या फिर बहुत अधिक बड़ी हैं या फिर जो इनके दांत होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो अगर यहाँ पे जो इनके दांत हैं, ग्रुप्स हैं, वो अगर यहाँ पे गलत ढंग से बनाए गए हैं तो वो ताले में फिट नहीं होगा। मतलब जो आपका एंजाइम है जो कि आपका ताला है उसके एक्टिव साइट में फिट नहीं होगा और आपका ताला नहीं खुलेगा। मतलब जो आपका एंजाइम है वो कार्य नहीं करेगा। केवल सही आकार की चाबी जो है वही ताला खोल सकती है। मतलब सही सबस्ट्रेट जो है वही जो है एंजाइम्स को खोल सकता है अगर उसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अगर आपके ताला जो आपके यहाँ पर एंजाइम है उसके एक्टिव साइट से मैच कर रहा है। ठीक है, यही जो है वो आपका ताला चाबी परिकल्पना है और इसको किसने दिया है, इसको जो है वो फिशर ने दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा है, ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पर इमेज दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले मॉडल को समझने के लिए। और जो आपके यहाँ पर अगला मॉडल है इसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए एंजाइम्स के एक्शन को समझने के लिए कोसलैंड के मॉडल से भी जो है इसको समझा जा सकता है। इस मॉडल को इंड्यूस हिट थ्योरी भी कहा जाता है। इस मॉडल में क्या अंतर है कि एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट होता है वह कठोर नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एंजाइम्स का एक्टिव साइट जो है वो कठोर नहीं होता है। मेन पॉइंट इसका यही है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ने के लिए एंजाइम के संपर्क में आता है तो वह एंजाइम्स के एक्टिव साइट में बदलाव लाता है। एक्टिव साइट तब तक अपना आकार बदलता रहता है जब तक कि वह सबस्ट्रेट से बाइंड न कर जाए, और सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से अगर बाइंड कर जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है, केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये आपका एंजाइम है। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये आपका एंजाइम का क्या है, एक्टिव साइट है। एंजाइम का एक्टिव साइट ये है। जो आपका सबस्ट्रेट, इसका जो शेप है वो आपका यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरह जो है वो आपको यहाँ पर शेप देखने को मिल रहा है। जो आपका यहाँ पर एंजाइम है ये आपके यहाँ पर सेमी सर्कल, इसका जो शेप है वो इस तरह है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंजाइम जो है, जो आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट है वो आपके यहाँ पर एंजाइम से जुड़ नहीं पाएगा। तो जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास में आएगा तो क्या होगा, जो आपका एंजाइम है ये अपने एक्टिव साइट में कुछ चेंज करेगा। ठीक है, इसका शेप पहले इस तरह था, अब जो है इस सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए इस एंजाइम ने जो है जो अपना शेप है उसको इस तरह कर लिया है। और जब इस तरह इसका शेप हो गया है तो इसमें जो है आपका जो यहाँ पर सबस्ट्रेट है वो इसमें जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस तरह जो है आपका एंजाइम अलग हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल या फिर कोसलैंड थ्योरी जो है वो आपका यही है कि एंजाइम्स कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स की डी फार्मा सेकेंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी में, आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।